हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम लोग इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को समझ रहे थे। तो उसी में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फिस्कल तक वाला पार्ट में हम लोगों ने कर लिया था। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो समझते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जब हम टैक्सेशन का बात करते हैं। तो पहला तो यही है कि जिस तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो यूक्रेन का क्राइसिस हो या कोविड का क्राइसिस हो, उसके कारण हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा है कि जो सेंट्रल स्टेट टसल है, यानी कि जीएसटी के बारे में हो गया या जीएसटी कंपनसेशन के बारे में हो गया, ये जो फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में ऑन टैक्सेशन इशू, उसका वो भी एक चैलेंज है। तीसरा है जीएसटी काउंसिल, मतलब कि स्टेट्स को फील होता है कि उनके वॉइस को अच्छे से नहीं सुना जा रहा है, उनका अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, और जो जीएसटी काउंसिल का डिसीजन है वो उन पर थोपा जा रहा है। ये तीसरा है। चौथा है कि बहुत सारे गुड्स जो हैं अभी भी जीएसटी के बाहर हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए। फिर पांचवा हो गया कि मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैं, मतलब कि एक टैक्स वन नेशन वन टैक्स का जो प्रिंसिपल है उसको अभी तक हम फॉलो नहीं करते। और साथ में जो टैक्सेशन फाइलिंग का पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें रेड टेपिज्म है और साथ में वेग और कम्बरसम है। तो जो एक ईज़ ऑफ फाइलिंग टैक्सेशन वो नहीं है। नेक्स्ट है कि टैक्स इवेजन और टैक्स फ्रॉड के थ्रू बहुत सारे लोग अपना टैक्स बचाते हैं। आपको ये बात जानना चाहिए कि हमारे देश में लेस देन 2% लोग ही हैं जो टैक्स पे करते हैं। सेवन्थ है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स तो हम लोग का जो पॉपुलेशन है उसका जस्ट 3% लोग ही फाइल करते हैं अपना रिटर्न। लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव है इन द सेंस कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू पे टैक्स बढ़ता है तो रिच के लिए उतना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव माना जाता है और इसलिए प्रिफर किया जाता है कि डायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा जोर हो गवर्नमेंट का। तो वे फॉरवर्ड में इसमें यही होगा कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है ताकि जो लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं वो इजीली कर पाएँ। साथ में हमें डिजिटल रिसोर्स को भी ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि हम जो भी टेक्नोलॉजी है उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पाएँ, क्योंकि हर एंगल में आपको डिजिटल हो या टेक्नोलॉजी हो, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, जो आईटी रिवॉल्यूशन हो गया, उसका यूसेज, ये सारे जो पॉइंट्स हैं एज अ सॉल्यूशन उसमें लिखना पड़ेगा। तीसरा है कि जो कॉन्सेंसस है, मतलब कि जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में फ्रीक्वेंट टसल है उसको ध्यान में रखते हुए एक स्मूथनेस लाने चाहिए। साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत है इस बारे में। तो इस तरह से हमने इसका वे फॉरवर्ड देखा। जो अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसका हम लोग प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन देखेंगे वो है डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो हमने देख लिया। अब डायरेक्ट टैक्सेशन में पहला चैलेंज तो यही है कि जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो बहुत कम है। जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे ओईसीडी कंट्रीज़, वहाँ पे 33.5% है, जबकि हमारे यहाँ ये कम है। मतलब कि जो टैक्स टू जीडीपी का रेशियो है जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा है कि जो टैक्स इवेजन और करप्शन आपका डायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा दिखता है। लोग लूप होल्स निकालते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सके। करप्शन देखा गया है, टैक्स फ्रॉड्स होते हैं, कई सारे लोग बाकी कंट्रीज शिफ्ट कर जाते हैं बस अपना टैक्स बचाने के लिए। तीसरा है कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पशन गवर्नमेंट भी देती है अपने तरफ से, डिडक्शन देती है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेशन में रिसेंटली देखा गया। चौथा है कि डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। पांचवा है आपका कि जो एमएनसीज हैं वो अपना लो टैक्स जुरिस्डिक्शन, मतलब कि जैसे मॉरिशस हो गया या बाकी ऐसे कंट्रीज़ हो गए जहाँ पे हमारा डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है, वैसे कंट्रीज शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि अगर कोई कंपनी है एक्स, वो उस पर अगर हम लोग 30% टैक्स लगा रहे हैं और कोई और कंट्री 20% टैक्स लगा रही है तो वो 20% वाले कंट्री में शिफ्ट हो जाता है। और टैक्स ऐसे जो कंट्रीज़ हैं उन्हें टैक्स हेवन कहते हैं। नेक्स्ट है कि बात हो रही है कि ग्लोबल टैक्सेशन, मतलब मिनिमम एक ग्लोबल कंसेंसस हो मिनिमम टैक्स का कि इतना देश मतलब जो देश हैं वर्ल्ड ओवर वो मिनिमम इतना टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे, उस पर एक ग्लोबल कंसेंसस की बात हो रही है
जो कि अभी बात ही हो रही है, उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया उसका। नेक्स्ट है कि डिजिटल टैक्सेशन। देखिए जो फेसबुक हो गया या गूगल हो गई या जो बाकी डिजिटल कंपनीज़ हैं उनका एक मोनोपोली हो रहा है वर्ल्ड ओवर। तो उन पे जो टैक्सेशन है या वो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस पे जो टैक्सेशन है वो उस पे एक चैलेंज है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कितना रेट रखा जाए, साथ में इन जो कंट्रीज़ की जो मोनोपोली है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये आपका चैलेंज है। सॉल्यूशन में तो यही होगा कि हमें एक डायरेक्ट टैक्स कोड लाना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेशन में भी जैसे जीएसटी है वैसा ही। दूसरा कि हमें ज़रूरत है कि जो हमारा बेस है जो कि सिर्फ बहुत कम है प्रेजेंटली ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन टैक्स पे कर रही है डायरेक्ट टैक्स से, वो बहुत कम है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। साथ में देखा गया है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्सेशन नहीं लगता है। जो फार्मर्स हैं, जो बिग फार्मर्स हैं, जो रिच फार्मर्स हैं, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो स्मॉल फार्मर्स तो ठीक है कि उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लेकिन जो बिग फार्मर्स हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं उन पे तो टैक्स लगना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। फिर हमें रैशनलाइज और इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि लोग खुद से अपना टैक्स पे करें। साथ में जो डिजिटाइजेशन हुआ या इंफॉर्मेशन सेंटर हो गया या डिजिटल रिवॉल्यूशन हो गया, इसको भी इस बारे में यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें अपने इकोनॉमी को और ज़्यादा रेजिलियंट बनाना चाहिए ताकि जो बाकी बाहरी फैक्टर्स हैं जैसे रसिया यूक्रेन वार हो गया उसका हमारे देश पे इम्पैक्ट ना पड़े। हमें अपना सप्लाई चेन स्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, उसे और ज़्यादा रेजिलियंट बनाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने समझ लिया डायरेक्ट टैक्सेशन का चैलेंजेस। जो नेक्स्ट टैक्स मतलब कि जो है टॉपिक वो है फिनेंशियल मोबिलाइजेशन फ्रॉम नॉन टैक्स सोर्सेस। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स होता है, मतलब कि जो मोबिलाइज करती है गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम नॉन टैक्स सोर्सेज, मतलब टैक्स के अलावा जो सोर्सेस हैं उनसे जो करती है, जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू या आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र या जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है फॉर नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, इनसे जो करती है। तो उसमें क्या चैलेंज होता है? पहला तो कि गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स कंसेशन देती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। साथ में हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उतना कम इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से, क्योंकि जो बाहरी कंपनी है उनको लगेगा कि यहाँ पर तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और हमारे इन्वेस्टमेंट पे उतने रिटर्न्स नहीं आएंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट को रिस्क रहेगा, इस कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तीसरा है कि मार्केट बोरोइंग, मतलब कि जीडीपी टू डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो हाई है, और ये जो आपका डेब्ट टू जीडीपी का जो है ये जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, लेकिन फ़िलहाल हाई है। और साथ में नेक्स्ट है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो भी गवर्नमेंट रन एंटरप्राइजेज हैं उनसे भी प्रॉफिट्स आता है, लेकिन जब ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्रॉफिट कमाए तब तो बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं जो कि प्रॉफिट कमा सकती हैं लेकिन वो इनएफिशिएंसी के कारण नहीं कमा पाती है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। चौथा है कि चैलेंजेस इन डिटरमाइनिंग एडिशनल क्वालिटी एवेन्यूज़, मतलब कि देखिए जो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं लेकिन उसके अलावा भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से वो रेवेन्यू गैदर कर सकती है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी ज़रूरत है, जैसे कि अभी नेशनल मोनेटाइजेशन के बारे में बात हो रही है, जो गवर्नमेंट सोच रही है कि एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहेगा, तो वो देखने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में है कि वही कि हमें जो भी डोमेस्टिक रिसोर्स है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो हमारा रेवेन्यू बेस है, जो टैक्स बेस है, टैक्स इवेजन, टैक्स फ्रॉड्स पे हमें काम करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। फिर जीएसटी का जो अलग अलग स्लैब्स है या स्ट्रक्चर है उसके जगह हमें वन टैक्स की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। और साथ में जो सेंटर स्टेट का जो टसल है, जैसे मैंने पहले बताया, उसको और ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत है थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और जो भी इन्वेस्टमेंट को हमें और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। कैसे? तो एक स्टेबल टैक्स पॉलिसी के थ्रू सपोर्ट करके कि लोगों को लगे कि हाँ इंडिया में इन्वेस्ट करो, वहाँ पे बहुत स्टेबल पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती हैं, सिंपल प्रोसीजर है। उसके बाद है जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स है, गवर्नमेंट जो सेट करती है अपने लिए डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, उसे अचीव करने का गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पहले तो उसे रियलिस्टिक टारगेट रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा टारगेट नहीं रखना चाहिए कि वो अचीव ही नहीं कर पाए। रियलिस्टिक टारगेट करके
सही तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करके, ताकि जो इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसको एफिशिएंट भी बना सके और साथ में अपना रेवेन्यू भी गैदर कर सके गवर्नमेंट। साथ में बेटर यूज़ ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज टू फंक्शनल, मतलब जो अलग अलग बजटिंग टूल्स है, जैसे आउटकम बजटिंग हो गया, या एनालिसिस करके, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करके, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ा के, तो इस तरह से अपने फिनेंशियल रिसोर्स को और ज़्यादा अच्छा यूज़ करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो नेक्स्ट टॉपिक है आगे, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कोर्स जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मॉनेटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई के द्वारा किया जाता है बाय डिफरेंट जो मीन्स हैं, जैसे सीआरआर, एसएलआर, फिर जो रेगुलेटरी टूल्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू ये करती है आरबीआई। इसमें क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंज तो पहला है कि जो हमारा इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई शॉक या बाहर जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन वार हो गया, सप्लाई कंस्ट्रेन हो गया, कोविड हो गया, उसका भी इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़ता है। उसी तरह हमें अपना एक ग्रोथ जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो डाटा है उसको कलेक्ट करके ऑथेंटिकेटेड डाटा रखने की ज़रूरत है, ताकि जो रियल टाइम हमें डाटा मिलता रहे, उसके अनुसार जो आरबीआई है वो काम करते ही रहे। उसके बाद जो सप्लाई और डिमांड साइड का जो प्रॉब्लम होता है, जो शॉक्स होते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है, जैसे कोविड-19 के कारण देखा गया। तो वे फॉरवर्ड में आपका यही होगा कि हमें डाटा कलेक्शन को और बेटर करना चाहिए। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बीच में, मतलब जो आरबीआई है और जो गवर्नमेंट है उसके पॉलिसी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। हमें अपना इन्वेस्टर बेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और हमें ऐसे इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन करने की ज़रूरत है जो कि और ज़्यादा रेजिलिएंट हो टू आउटर शॉक्स, जैसे कि कोविड हो गया या रशिया यूक्रेन वार हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ तक इस टॉपिक तक समझ लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं और आगे बढ़ाऊँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।